मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, हम लोग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके हैं। यानी कि हम लोग वंशागत का आणविक आधार जो चैप्टर चल रहा है उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए के बारे में, फिर साथ साथ चर्चा करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनमें डिफरेंस क्या है इनके बारे में, तथा इनसे जुड़ी तमाम क्रियाओं के बारे में, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आरएनए के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आरएनए हेडिंग दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा बात को। आरएनए ही प्रथम, सबसे पहले जीवों में सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करने वाला आरएनए ही था, जिसका ज्वलंत उदाहरण आज भी वायरसेस में देखा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ वायरस हैं जिनमें डीएनए बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता। डीएनए बिल्कुल प्रेजेंट क्या नहीं होता है, उसमें आपको एक वायरस की खासियत बताई गई थी। ज़रा याद कीजिए कि जब डीएनए प्रेजेंट होगा वायरस में तो आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा, और जब आरएनए प्रेजेंट होगा तो डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा। तो मूलतः हम लोग तो ये जान चुके हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। केवल वायरस ही ऐसे हैं जिनमें डीएनए अगर एब्सेंट है और आरएनए प्रेजेंट है तो उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी मैंने तमाम दे रखा था, यहाँ पर फिर से मैंने आपको लिख दिया, जैसे पोलियोमाइलिटिस, इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लुएंजा, HIV, TMV, तमाम वायरस हैं। इसके अलावा प्लांट्स वायरस, अधिकांश प्लांट्स वायरस में होता है। बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल I2MS2, R17, ये बैक्टीरियोफेज में भी। ठीक है, तो इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। ऐसे आरएनए को हम आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ठीक, तो आरएनए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अनुलेखन क्या है, अनुवादन क्या है। अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन का मतलब होता है कि जब भी डीएनए से, ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे नेम आएंगे, इसलिए आप केयर करिएगा कि जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या होता है आगे चलकर हम जानेंगे। आप लोग पिछले क्लासेस में हो सकता है कि जब आरएनए पढ़े हो तो आरएनए के टाइप बताए गए होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें नाम आएगा, फिर से चर्चा आएगा तो हमें परिचित करा दूंगा। तो डीएनए से जब भी एमआरएनए बनेगा तो ऐसी इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं वो एमआरएनए में जाएंगी। ठीक है, ये डीएनए से ट्रांसफर हो जाएंगे एमआरएनए में, और अब एमआरएनए, ठीक है, जो यहाँ सूचना आई है उस सूचना के अकॉर्डिंग, जो मैसेज यहाँ पर आया है उसके अकॉर्डिंग उस तरह का प्रोटीन बनाएगा। जैसे हमारी त्वचा में मेलेनिन नामक प्रोटीन होता है ना, जो हमारी त्वचा को रंग देने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसमें डीएनए ने जो ट्रांसफ़र किया ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए को, जो जैसे मान लिया गोरा या काले का मेलेनिन, ठीक है, इसमें सूचना ट्रांसफ़र किया, तो ये उस प्रकार का जो है मेलेनिन नामक प्रोटीन बनाएगा, और अब वहाँ से जो है यह निर्माण करेगा उस अंग का यह प्रोटीन। ठीक है, जो यहाँ से मैसेज ले आया है उस तरह के मैसेज का अंग बनाएगा। ठीक है, इस जब भी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो यह क्रिया ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात और ध्यान देना है। जैसे मैं बताया कि बाय द वे मान लिया कि इसने किसी भी प्रकार का ऐसी सूचना कोई नहीं दिया मैसेंजर आरएनए को जो त्वचा को रंग देने वाला प्रोटीन बना सके, तो ऐसी स्थिति में उस शिशु का त्वचा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर देखा डीएनए
से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। ठीक है, परंतु जिनमें डीएनए एब्सेंट हो और आरएनए प्रेजेंट हो, जैसा कि वायरसेस में बताया गया। अब सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि जिनमें डीएनए ही नहीं है, सिर्फ आरएनए है, तो वहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आरएनए पहले बनाएगा डीएनए। ठीक है, आरएनए निर्मित करेगा डीएनए को। क्यों निर्मित करेगा ये आपको पहले ही बता दिया गया, क्योंकि आरएनए ही पहला आनुवंशिक पदार्थ था जिसके अंदर ये क्षमता थी कि वो जो है डीएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ को बना सकता है। तो जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो उसके बाद आप तो जान ही गए कि अब जब डीएनए से अब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए से तुरंत मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, उस तरह का प्रोटीन जिस तरह का ये डीएनए मैसेज लेकर इसको ट्रांसफ़र करता है मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, चूँकि ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं तो डीएनए और आरएनए, तो डीएनए जो है जैसे इसको बनाता है मैसेंजर आरएनए को, तो न्यूक्लिक में पाए जाते हैं, केंद्रक में। तो यह कोशिका द्रव में चला आता है और उसी कोशिका द्रव में उस प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो मैसेज ये यहाँ से लेकर आया था। ठीक है, जो सूचना यहाँ पर लेकर आया था। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं कि जिनमें आरएनए से डीएनए पहले बनेगा। ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना, जब उल्टा होगा तो रिवर्स वर्ड जोड़ देंगे, क्रिया वही होगी ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन रिवर्स होगी। ठीक है, यानी आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसे हिंदी में प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं। खास बात कि इस प्रक्रिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम वर्क करता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी क्रिया के नाम पर इस एंजाइम का नाम रखते हैं। अगर आपको यह क्रिया याद है तो आप एंजाइम का नाम बड़े आसानी से रख सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जहाँ वर्ड एज लगा हो, क्या लगा हो, एज, तो समझ लीजिए वहाँ एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करता है आरएनए से डीएनए को बनने में, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आरएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। यानी कि सीधी सीधी हम बात करें तो तीन क्रियाओं के बारे में हमने जाना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये होते हैं। अब हम आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की बात करेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए किससे बना होता है, किनसे बना होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर, ये हम लोग केमिस्ट्रियल लैंग्वेज में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए किससे बना होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये है क्या, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है, यहाँ पर ध्यान दें, दो को बाद में ध्यान देंगे, यहाँ पाली से इसको अलग कीजिए तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, आपके सामने आप लोग किताब में कई बार ऐसा देखे होंगे स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए में कौन क्या है इसको जानिए। यहाँ पर ये आप देख रहे हो दो पट्टी नुमा रचना दिख रही है ना। ठीक है, इसमें एक जो पट्टी नुमा रचना है वही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और दो ठे है यहाँ पर, एक ऐसे देख रहे हैं और फिर एक ऐसे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो, ये तो बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें पाली वर्ड क्यों लगा है, यह न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में पाली क्यों लगा, पाली मतलब होता है मोर देन 2 और 3। ठीक है, यानी 2-3 से जब अधिक होने लगे तो यहाँ पर कहते हैं मतलब बहुत सारी, समझ लीजिए आप अपनी भाषा में, पाली मतलब विज्ञान की भाषा में बहुत सारी जब हो जाते हैं तो उसको पाली कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पाली होते हैं तभी बनता है, और वो भी कितने, 2। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में आप जानिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षार हो सकते हैं, होता है। ठीक है, दूसरा होता है
पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप या फास्फेट मूलक, फास्फेट मूलक। केयर करिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन क्षार एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट मूलक लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मूलक, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये तीनों जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा, फास्फेट मूलक जब एक न्यूक्लियोटाइड बना तो इसी प्रकार का कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, यानी कि ऐसे एक बनेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको शो कर सकता हूँ कि इसमें कहाँ है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखे होंगे इस स्ट्रक्चर को, देखिए डीएनए में ऐसा अक्सर आप देखते हैं ना, तो ये आमने सामने ऐसे ऐसे देखते होंगे सीढ़ीनुमा रचना। ठीक है, तो जो ये डंडी स्टेप की तरह दिख रही है ये, ठीक है, ये होती है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, और जो इसमें आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे आपको समझने के लिए मैंने सूटेबल बना दिया कि मैंने डॉट डॉट किया और एक में लाइनिंग लाइनिंग किया है, दो खंड बनाकर, तो एक सेगमेंट और एक सेगमेंट। तो जो एक वाला है उसको मैं पेंटोज शर्करा दिखा रहा हूँ, पेंटोज शर्करा, और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं ये मान लीजिए फास्फेट मूलक है। क्या है? फास्फेट मूलक। अब देखिए ये इतना, ये तीन मात्र, ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये टोटल एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्या हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसी प्रकार से तमाम न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, तो जब तमाम वर्ड मैंने बोला तो तुरंत आपके दिमाग में पाली वर्ड आ जाना चाहिए, यानी कि पाली न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक ये न्यूक्लियोटाइड बना जिसमें एक पेंटोज शर्करा, एक फास्फेट मूलक यहाँ से और इनके साथ एक नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से एक पेंटोज शर्करा, एक फास्फेट मूलक और इसके साथ एक नाइट्रोजन क्षारक है, तो फिर एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से आगे जुड़ते चले जाते हैं, तो इस प्रकार से जो एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है वह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुई, लेकिन यहाँ पर दो पट्टियाँ आपको ऐसे दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से डीएनए का निर्माण होता है। बहुत ही सीधी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, दिमाग खोल कर इसको भर लीजिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक वर्ड और होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पर केयर करेंगे। न्यूक्लियोसाइड यहाँ से सिर्फ इतना ही होता है बस। अगर कहीं पर नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा ही सिर्फ मौजूद है, फास्फेट मूलक उसके साथ नहीं जुड़ा है, तो समझ जाइएगा वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। ठीक है, और जैसे ही फास्फेट मूलक भी उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों बातें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा यहाँ पर जो है जुड़ा है। ठीक है, इतना केवल क्या है? नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा है, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और जैसे फास्फेट मूलक जुड़ेगा, अब तीन मिल गए तो अब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आए बात समझ में? तो स्टूडेंट्स अब हम आप लोगों को बताएंगे कि जो इसमें आप देख रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट मूलक, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप जो आप देख रहे हैं, इनका अपना प्रकार भी होता है, यानी अब इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, और तब हम ये क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ नाइट्रोजन क्षारक का कौन सा प्रकार
और पेंटोज क्षारक का कौन सा प्रकार आरएनए के निर्माण में और डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड में जो भाग ले रहे हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, तो इनके कितने टाइप हैं और कौन कौन हैं इनको जानेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है यह 5 प्रकार का होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका नाम हिंदी में भी जानें। एडेनिन मतलब पूरा नाम एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, यूरेसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रथम 2 को हम प्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिन। यानी कि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन है, और शेष जो बचते हैं इन्हें हम पिरिमिडीन कहते हैं। ये कुछ लोग पायरेमिडीन भी बोलते हैं, लिख सकते हैं पिरिमिडीन या पायरेमिडीन। ठीक है, आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन बेस, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 2 प्रकार के। लेकिन पूछा जाएगा कुल कितने होते हैं तो कहेंगे 5। लेकिन जब कहा जाए कितने प्रकार के होते हैं कहेंगे 2। कौन कौन? प्यूरिन और पिरिमिडीन। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्यूरिन में कौन कौन है तो कहेंगे एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, और जब पूछा जाएगा पिरिमिडीन में कौन कौन है तो कहेंगे साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल, ये हैं। ठीक है, और जब दोनों में कोई अंतर पूछ ले कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में मूलभूत अंतर या अंतर क्या है, तो आप बताना कि इसकी संरचना में द्विचक्री होती है। क्या होती है इसकी संरचना? द्विचक्री होती है, यानी कि द्विचक्री को इंग्लिश में कहते हैं डाइसाइक्लिक। और इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है? एक चक्री, यानी कि कहेंगे मोनोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। चलिए दोनों के एक एक का एग्जाम्पल आपको हालांकि पूछता है परीक्षा में इसका स्ट्रक्चर, केवल आप याद रखिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर और किसी एक पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बना दिया है। एक मैं प्यूरिन और एक पायरेमिडीन का एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि एक प्यूरिन जो है एडेनिन, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, और यहाँ पर यूरेसिल का इसका स्ट्रक्चर दिया यूरेसिल का। ठीक है, तो मैं 2 यहाँ पर दे रहा हूँ। ये है यूरेसिल, यूरेसिल सिल, और यहाँ पर है प्यूरिन। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में खास अंतर क्या है कि इनके स्ट्रक्चर में ये डाइसाइक्लिक होता है, ये मोनोसाइक्लिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 साइकिल मिल रहे हैं, इसमें एक ही साइकिल मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये 2 साइक्लिक है, डाइसाइक्लिक है, और ये मोनोसाइक्लिक है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने बनाया है। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर परीक्षा में बायो में नहीं पूछता है, लेकिन आप जानकारी में रखिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर यूरेसिल का मैंने एक इसका बना दिया है, यानी कि एक प्यूरिन का मैंने एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। प्यूरिन का एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पर प्यूरिन मुझे नहीं लिखना चाहिए। एक प्यूरिन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो है एडेनिन का। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया वो एडेनिन का है। एडेनिन ये पहला वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। पिरिमिडीन का मैंने ये वाला बना दिया। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन क्षारक 5 प्रकार का, ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, एक खास बात आपको बताऊं कि अगर आप इस जो है ये क्रम से आप याद रख लोगे ना तो आपको एक डीएनए और आरएनए में एक बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिखा है AgCtu, आप एक ट्रिक बना लीजिए AgCtu, ऐसे AgCtu। ठीक है, यानी कि प्यूरिन, पिरिमिडीन
मतलब Ag बोलकर रुक जाइए, ठीक है, यानी प्यूरिन। फिर इसी भाव में इसको बोलिए Ctu, pyrimidine, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जल्दी याद हो। और ये सीरियल अगर आप याद रखते हैं तो कौन डीएनए में और कौन आरएनए में भाग लेता है, ये आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि डीएनए हो या आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना। ये न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल में 5 जो नाइट्रोजन क्षार के प्रकार है उनमें से 4 ही भाग लेता है। यानी इन 5 में से 4 ही भाग लेगा डीएनए के भी निर्माण में, इन्हीं 5 में से 4 ही भाग लेगा आरएनए के निर्माण में। अब जानते हैं कि डीएनए में कौन कौन, तो मैंने बताया ना कि आप इसको अगर क्रम से याद रखेंगे AgCtu तो ये कभी भूलेगा नहीं, ऐसे आप जान लीजिए। ये प्रथम 4 जो है डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं। और अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन माइंड बना लीजिए। आरएनए के निर्माण में ये इसके जगह पर चला आता है और एक गायब हो जाता है, यानी कि थायमिन नहीं रहेगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला जो बचा था। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि डीएनए के निर्माण में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन भाग लेते हैं लेकिन यूरेसिल नहीं, जबकि आरएनए के निर्माण में सिर्फ ही छोड़ दीजिएगा और बाकी भाग लेंगे। आरएनए के निर्माण में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल भाग लेते हैं, ये तीनों और यूरेसिल, ठीक है। और थायमिन इसमें भाग नहीं लेता है। तो आपने क्या देखा कि डीएनए था तभी 4 ही नाइट्रोजन क्षारक और आरएनए तभी 4 ही नाइट्रोजन क्षारक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इनके निर्माण में, ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन क्षारक का इंट्रोडक्शन। अब जानेंगे पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा क्या होती है? पेंटोज शर्करा आप याद कीजिए, पेंटा वर्ड है। देखिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर पेंटोज मतलब पेंटा यानी 5 कार्बन वाला शुगर शर्करा, यानी 5 कार्बनिक शर्करा या 5 कार्बोनिक शुगर, यानी कि पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन वाला जो है, 5 कार्बन वाला यौगिक है पेंटोज शर्करा, ठीक है, जो 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा या शुगर, और दूसरा क्या है, केवल राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन? पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं। और जो तीसरा बच रहा है फास्फेट ग्रुप, उसका यहाँ पर मैंने ग्रुप का दिया है PO4, इसका कोई टाइप नहीं है इसके निर्माण में, ठीक है। और आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो है पेंटोज शुगर 2 टाइप के हैं। तो इसमें इसके आधार पर डीएनए आरएनए में क्या अंतर आएगा, नाम से स्पष्ट है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के निर्माण में भाग लेगा और राइबोज शुगर आरएनए के निर्माण में भाग लेगा। तो मैंने नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के आधार पर दोनों में डिफरेंस बता दिया, आरएनए और डीएनए में, इसको आप दिमाग में डाले रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि जो है थोड़ा सा ये जाने कि डीऑक्सीराइबोज कैसा होता है और राइबोज कैसा होता है, ठीक है। तो जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये राइबोज शुगर का है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं किसका है, राइबोज शुगर का है। आप इसमें कार्बन को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, जिसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। 1 2 3 4, तो क्या ये 5 होना चाहिए? नहीं, ऑक्सीजन है, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए। तो 5वां कहाँ गया? देखिए यहाँ पर कार्बन मैंने लिखा है OHCH2, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन वाला यौगिक हुआ ना, यह राइबोज का है। और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में यही अंतर है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर H रहेगा केवल, ठीक है, H रहेगा। और जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि यहाँ का जो OH ग्रुप है यही एब्सेंट होकर यहाँ पर H ग्रुप आ जाता है। टोटल स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही रहेगा। तो जब ऐसे H आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर,
ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, ये डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, और कांटिंग सेम वैसे ही। अब बात करेंगे कि हम दो वर्ड का जो नाम लिए थे, एक नाम हमने लिया था न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड, और एक नाम मैंने लिया था न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। तो देखिए कौन, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था कि जो तीन होते हैं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये केमिस्ट्री के हिसाब से कौन कहाँ जुड़ता है इसको जान लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में कि ये OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, वहीं पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाएगा, और ये क्या है ऑलरेडी पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर और यह नाइट्रोजन बेस। तो जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। याद कीजिए, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर सिर्फ ये दोनों मिलाकर न्यूक्लियोसाइड थे, साइड टाइड नहीं, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड थे। आए बात समझ में। और जब ये फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। अब वो फास्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ से हटकर, OH ग्रुप हटकर CH2 रहेगा, और OH ग्रुप हटकर यहाँ पर PO4 जुड़ जाएगा। अब तीनों हो गए, नाइट्रोजन क्षारक, और ये ऑलरेडी है जो है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा पहले से ही है, और यहाँ आकर फास्फेट ग्रुप भी जुड़ गया, यानी तीनों प्रेजेंट हो गया। अब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स आज के थे और बहुत ही इजी वे से मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके टॉपिक को फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। थैंक यू।